यस सर। और आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि उसका जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल बोलता क्या है। तो ध्यान से इसका स्टेटमेंट सुनना बेटा। तो अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, it is impossible to determine the exact position and exact momentum of a moving microscopic particle simultaneously। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब पार्टिकल्स। क्या बोला बेटा उसने कि एक मूविंग, एक स्मॉल साइज का माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन की, एक मूविंग इलेक्ट्रॉन की तुम एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम दोनों एक्यूरेटली एक साथ मेजर। क्लियर? उसका स्टेटमेंट क्या था, इसको इसने जो उसके लॉजिक्स आए, जो कैसे प्रूव किया, वो अपन आगे बात करेंगे। लेकिन स्टेटमेंट समझ में आया बेटा कि एक मूविंग इलेक्ट्रॉन की तुम एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम एक साथ एक्यूरेसी से कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसका कहने का मतलब था बेटा, अगर तुमने इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन डिटरमाइन कर ली तो तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम रॉन्ग आएगा। ठीक है, वो एक्यूरेट नहीं होगा। और अगर तुमने एक्यूरेट मोमेंटम कैलकुलेट कर लिया तो तुम्हारी पोजीशन रॉन्ग आएगी। स्टेटमेंट समझ में आया? ठीक है, अब इस स्टेटमेंट को उसने किस बेसिस पे दिया, क्या इसके पीछे लॉजिक दिया, उसकी अपन बात करते हैं कि सर अगर अपन एग्जैक्ट पोजीशन निकाल लेते तो मोमेंटम रॉन्ग क्यों आता है, और एग्जैक्ट मोमेंटम निकाले तो पोजीशन क्यों रॉन्ग आती है। आई थिंक तुम्हें स्टेटमेंट समझ में आया, राइट? क्लियर सब बच्चों को? व्हाट इज द स्टेटमेंट? हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का स्टेटमेंट क्या था बेटा? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, it is impossible to determine exact position and exact momentum of moving microscopic particle like electron simultaneously। क्लियर है? ओके, इसके बाद अपन बात करेंगे बेटा हाइजेनबर्ग इक्वेशन का। लेकिन इक्वेशन से पहले एक बार मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूं कि कैसे एग्जैक्ट पोजीशन निकालने जाते हैं तो मोमेंटम रॉन्ग आता है, और एग्जैक्ट मोमेंटम निकालते तो पोजीशन रॉन्ग आती है, कि दोनों को साइमल्टेनियसली अपन कैलकुलेट क्यों नहीं कर सकते विद एक्यूरेसी। बात करें? ओके, तो ध्यान से सुनना बेटा कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन निकालने के लिए, एक एटम में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए क्या यूज करते हैं बेटा? डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशंस, या फिर मैं बोलूं लाइट का यूज करते हैं। एक एटम में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए अपन लाइट का यूज करते हैं। और किस टाइप से अपन एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को देखते हैं समझाता हूं। ओके, ये तुम्हारे पास एक एटम है बेटा, उसके अंदर न्यूक्लियस होगा। ओके, ये मान लो एटम में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। तो एक तुम्हारे पास कोई भी एक लाइट का सोर्स होता है, जो भी लाइट तुम यूज करो, कि जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से गामा रेज हो गई, एक्स रेज होगी, जो तुम्हें जो यूज कर रहा है, क्या फर्क होगा अलग अलग यूज करने का वो तुम्हें समझाता हूँ। तो तुम एक लाइट यूज कर रहे हो बेटा, जो किसी लाइट के सोर्स से आ रही है, तो आके क्या करेगी, जो इंसिडेंट लाइट है, लाइट में मतलब क्या बेटा? फोटॉन्स। जैसे ही लाइट आएगी बेटा इलेक्ट्रॉन से टकराएगी, और लाइट की वहां पे क्या होगी बेटा? स्कैटरिंग, वो डिफ्रैक्ट हो जाएगी। तो लाइट ऐसी स्कैटर लाइट इधर जाएगी बेटा, इधर तुम लगा के रखते हो माइक्रोस्कोप है जिससे तुम इसको देख रहे हो। अब ध्यान से सुनना बेटा, समझ में आया कि कैसे इलेक्ट्रॉन की पोजीशन देखते हैं एटम में? एटम के अंदर एक, एटम के ऊपर अपन लाइट डालेंगे जिसको अपन बोलेंगे इंसिडेंट लाइट, जो कि किसी सोर्स से आ रही होगी। ठीक है, लाइट का सोर्स तुम चूज करते हो कि तुम्हें कौन सी लाइट यूज करनी है टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लाइट, एटम के ऊपर एक लाइट आई, लाइट है क्या होगी बेटा? स्कैटर होगी। तो स्कैटर लाइट है, उसको तुम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हो। अब तुम्हें क्या दिखता है, सुनना ध्यान से बेटा। ठीक है, अगर तुम जो लाइट यूज कर रहे हो, जो लाइट यूज कर रहे हो बेटा इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए, अगर उसकी वेवलेंथ लार्ज है, अगर उसकी वेवलेंथ आई है ना, अगर हाई लार्ज वेव लाइट तुम यूज करते हो, तो तुम्हें पता है बेटा कि माइक्रोस्कोप में इस इलेक्ट्रॉन का पोजीशन कैसा दिखता है तुम्हें? ऐसे एक ब्लर पॉइंट दिखता है तुम्हें। ठीक है, एक इतना तुम्हें ऐसे ब्लर पॉइंट दिखेगा कोई। अगर तुम लार्ज वेवलेंथ की लाइट यूज करते हो तो तुम्हें कैसा पॉइंट, ऐसा ब्लर पॉइंट दिखेगा। ठीक है, अगर तुम जो लाइट यूज कर रहे हो उसकी वेवलेंथ स्मॉल है, इसका लैम्डा क्या है बेटा? काफी स्मॉल है, तो उससे तुम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फाइंड आउट करो, तुम्हें पता है बेटा क्या मिलता है? एक डॉट, एग्जैक्टली एक डॉट मिलता है तुम्हें। तो एक बात बताओ बेटा, तुम्हें इतना बड़ा पॉइंट मिला है, तो क्या इसमें तुम इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन बता सकते हो? अरे इलेक्ट्रॉन तो एक माइन्यूट पार्टिकल है, उस डॉट में यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। जब तुम लार्ज वेवलेंथ की लाइट यूज कर रहे हो टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या तुम्हें इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन मिलेगी बेटा? नहीं ना, इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन मिलेगी। इतने बड़े पॉइंट में कहीं पे भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तुम्हें एरिया मिल रहा है कि इस एरिया में कहीं पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। लेकिन अगर तुम स्मॉलर वेवलेंथ यूज करते हो,
ऐसी लाइट यूज करो जिसकी वेवलेंथ स्मॉल है, तुम्हें एग्जैक्टली एक डॉट मिला है। वो डॉट क्या बता रहा है बेटा? पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि अगर तुम्हें एक एटम में इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन निकालनी है तो तुम्हें कैसी लाइट यूज करनी पड़ेगी? स्मॉल वेवलेंथ। यस और नो? ओके, जैसे मान लो बेटा दो टाइप की लाइट है तुम्हारे पास, एक तुम्हारे पास गामा रेज है और दूसरे तुम्हारे पास विजिबल रीजन में। विजिबल रीजन में कोई भी लाइट है, मतलब रेड लाइट है, मान लो तुम रेड लाइट यूज कर रहे हो। ओके, तो बताओ बेटा दोनों में से वेवलेंथ किसकी ज्यादा होती है? विजिबल की लाइट। अगर विजिबल लाइट यूज करोगे तुम, अरे विजिबल लाइट की वेवलेंथ ज्यादा होती है गामा रेज की, जो वेवलेंथ कम होती है। तो बेटा तुम्हें एग्जैक्ट पोजीशन किसमें मिलेगी ज्यादा एग्जैक्ट? गामा रेज के केस में। ठीक है, सुनो। तो देखो बेटा, एक एटम में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए अपन लाइट यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन की तुम्हें एग्जैक्ट पोजीशन मिले, एक डॉट पॉइंट मिले, उसके लिए तुम्हें क्या निकालना, क्या यूज करनी पड़ेगी बेटा? लाइट ऑफ स्मॉलर वेवलेंथ। अगर तुम लार्ज वेवलेंथ की लाइट यूज करते हो तो तुम्हें एक ब्लर पॉइंट मिलता है, उसमें इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है रैंडमली, एग्जैक्ट पोजीशन तुम्हें नहीं मिलती है। तो एक पॉइंट समझ में आया कि अगर तुम लाइट स्मॉल वेवलेंथ की लाइट यूज करोगे तुम्हें एग्जैक्ट पोजीशन मिल जाएगी, हाँ या ना? एग्जैक्ट पोजीशन कैसे मिलेगी समझ में आया कि अगर अपन स्मॉल वेवलेंथ की लाइट यूज करेंगे तो अपने को इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन मिल जाएगी। अभी उसका स्टेटमेंट क्या था बेटा कि अगर तुमने एग्जैक्ट पोजीशन निकाल ली तो क्या एग्जैक्ट मोमेंटम आएगा? नहीं, उसने बोला कि एग्जैक्ट पोजीशन निकाल ली तो एग्जैक्ट मोमेंटम नहीं आएगा तुम्हारे पास, वो रॉन्ग आएगा। दोनों को एक साथ एक्यूरेसी से निकाला ही नहीं जा सकता। अब अपने को ये चीज समझनी है कि एग्जैक्ट पोजीशन निकालने पे मोमेंटम गलत क्यों आ रहा है इलेक्ट्रॉन का, उसमें जो अनसर्टेनिटी है उसमें इनएक्यूरेसी क्यों आ रही है, बात करें। ये सुनिएगा बेटा ध्यान से और समझना भी इसको। जब लाइट आ रही है, कोई भी लाइट यूज कर रहे हो तो कोई भी रेडिएशन तुम यूज कर रहे हो बेटा, उसमें क्या होंगे? फोटॉन्स। लाइट में क्या होंगे बेटा? फोटॉन्स। ओके, लाइट आएगी मतलब फोटॉन्स आ रहे हैं। फोटोन आगे क्या करेगा बेटा? इलेक्ट्रॉन को हिट करेगा, ठीक है। और फोटोन जब इलेक्ट्रॉन को आगे हिट करता है क्या करता है? अपनी एनर्जी ट्रांसफर करता है उसको, है ना? अपना इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं एनर्जी ले। और इतनी एनर्जी दोगे नहीं कि वो बाहर आए, तब तो बाहर नहीं आएगा ना। हाँ, अपने को इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट नहीं करवाना है, तो इतनी ज्यादा एनर्जी यूज नहीं कर रहे हैं। तो सुनना बेटा ध्यान से कि जैसे ही लाइट आई, लाइट में फोटोन है, आके इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेंगे और अपना मोमेंटम और अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे। ओके, मान लो बेटा एक बार, अब तुम सुनो, अगर तुम स्मॉलर वेवलेंथ की लाइट यूज करो, लाइट की वेवलेंथ स्मॉल है, तब तुम्हारे पास एग्जैक्ट पोजीशन आएगी। अब मैं तुम्हें ये बता रहा हूं कि एग्जैक्ट पोजीशन तो आएगी लेकिन मोमेंटम रॉन्ग क्यों आएगा बेटा? लेमडा इक्वल टू होता है एच अपॉन पी। तो यहाँ से मोमेंटम क्या हो जाएगा बेटा? एच बाई लेमडा। ओके, और ई इक्वल टू क्या होता है बेटा? एच सी बाई लेमडा। तो जो इंसिडेंट लाइट है, अगर तुम इंसिडेंट लाइट यूज करते हो स्मॉलर वेवलेंथ की टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो लेमडा क्या है बेटा इंसिडेंट लाइट का? कम। तो लेमडा कम है तो बेटा इस लाइट में जो फोटॉन्स है उनका मोमेंटम क्या होगा? हाई। याद है। उनकी एनर्जी भी क्या होगी बेटा? हाई। ओके, अभी मेरी बात सुनना बेटा, जो फोटॉन्स आ रहे हैं स्मॉलर वेवलेंथ की लाइट यूज करते हैं उसमें जो फोटॉन्स है उनका मोमेंटम भी हाई होगा, उनकी एनर्जी भी हाई होगी। तो जब इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेंगे बेटा, वो बेटा उनके पास खुद के पास मोमेंटम ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन होगी जब, तो बेटा ज्यादा मोमेंटम ट्रांसफर होगा ना इलेक्ट्रॉन को, हाँ या ना? अपना मोमेंटम किसको ट्रांसफर कर देंगे बेटा? वो अरे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देंगे, यस और नो? ओके, तो ध्यान से सुना बेटा। अब अगर जैसे ही फोटोन है उसके पास हाई मोमेंटम है, किसको ट्रांसफर कर देगा कोलाइड करके? इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा। अब जब तुम इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम निकालने जाओगे तो बेटा क्या वो सही मोमेंटम आएगा? नहीं, अब इलेक्ट्रॉन के पास फोटोन का मोमेंटम भी आ गया। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हाई थी तो इलेक्ट्रॉन को और एनर्जी प्रोवाइड कर देगा, तो वो हाई स्पीड से रोटेट होने लग जाएगा ऑर्बिट के अंदर। तो क्या बेटा मोमेंटम से है? अरे मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी बदल गई तो मतलब मोमेंटम बदल गया उसका, यस और नो? कितने बच्चों को क्लियर है कि अगर स्मॉल वेवलेंथ की लाइट यूज करते तब एग्जैक्ट पोजीशन आती है बट मोमेंटम रॉन्ग क्यों आता है? कि अगर तुम स्मॉल वेवलेंथ की लाइट यूज कर रहे हो तो इंसिडेंट फोटोन जो उस लाइट में प्रेजेंट है उनका मोमेंटम और उनकी एनर्जी हाई होगी, और जब फोटॉन्स आके इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेंगे तो अपने मोमेंटम का, अपनी एनर्जी का कुछ अननोन फ्रैक्शन इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देंगे। तो अब तुम्हारे लिए मोमेंटम निकालना और डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि फोटोन, इलेक्ट्रॉन के पास फोटोन का मोमेंटम भी ट्रांसफर हो गया। क्लियर है? ये सुनो, उसके बाद देखना बेटा, अपन बात करते हैं हाइजेनबर्ग्स इक्वेशन का, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट समझ में आया ना बेटा कि अगर मैं तुम्हें बोलूं कि डेल एक्स, ये क्या है बेटा? अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन।
ओके, और डेल पी क्या है तुम्हारे पास, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। ओके, अब देखो बेटा, लेमडा क्या है, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। जो लाइट आ रही है उसकी वेवलेंथ। ओके, अगर लेमडा लार्ज हुआ बेटा, अगर इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ ज्यादा है तो क्या पोजीशन तुम्हारे पास एक्यूरेट आएगी, नहीं ना। अगर इंसिडेंट लाइट की क्या है बेटा, अगर इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ ज्यादा है तो एग्जैक्ट पोजीशन नहीं आएगी ना, तो अनसर्टेनिटी क्या आएगी बेटा, उसमें हाई रहेगी। डेल्टा एक्स क्या बेटा, अनसर्टेनिटी मतलब एरर हाई रहेगी ना बेटा। अगर तुम स्मॉलर वेवलेंथ की लाइट यूज करते हो, अगर तुम स्मॉलर वेवलेंथ की लाइट यूज करते हो तो बताओ बेटा पोजीशन क्या आएगी, एग्जैक्ट। तो उसमें अनसर्टेनिटी कितनी आ जाएगी बेटा, पोजीशन में कम आएगी। यस और नो, हाँ या ना। ओके, तो एक ऑप्टिक्स का जनरल रूल भी होता है बेटा, वो मैं तुम्हें बताता हूँ। वो ये बोलता है बेटा कि अगर ऑप्टिक्स का एक जनरल रूल है कि तुम किसी एलिमेंट में किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिटरमाइन करने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिटरमाइन करने के लिए अगर लाइट यूज करते हो ना बेटा, तो उसकी पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी होती है वो ऑलमोस्ट इक्वल होती है बेटा लैम्डा के। ठीक है, ये सुनो, और ये रिलेशन तुम यहां से फाइंड आउट कर सकते हो कि देखो बेटा कि अगर वेवलेंथ कम हुई तो अनसर्टेनिटी क्या होगी बेटा, अरे एग्जैक्ट पोजीशन आएगी तो अनसर्टेनिटी क्या हो जाएगी, कम। और वेवलेंथ ज्यादा हुआ तो क्या एग्जैक्ट पोजीशन आएगी, नहीं, तो अनसर्टेनिटी क्या होगी बेटा, हाई। तो ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग देयर इज अ जनरल रूल ऑफ ऑप्टिक्स अकॉर्डिंग टू व्हिच if you use a light to find out the position of an object, then the uncertainty in position is almost equal to the wavelength of incident light. Okay, अभी अपन बात करते हैं बेटा हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो इक्वेशन है उसकी। तो उसका इक्वेशन ये होता है बेटा कि डेल एक्स क्या है बेटा, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मल्टीप्लाई बाय अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। ये उसका इक्वेशन है। ओके, मतलब डेल एक्स और डेल पी का मल्टीपल हमेशा h अपॉन 4 पाई के इक्वल या उससे बड़ा होगा। अब देखो बेटा, अगर तुम एग्जैक्ट पोजीशन निकाल लोगे तो क्या बेटा, अनसर्टेन पोजीशन क्या हो जाएगी बेटा, कम, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा बेटा, हाई। मतलब ये क्या रहेगा, इन दोनों का मल्टीपल हमेशा क्या रहेगा, h अपॉन 4 पाई का से ज्यादा रहेगा। तो एक कम होता है तो दूसरा बढ़ जाता है। यस और नो, क्या बेटा ये बात सही है क्या कि अगर पोजीशन में अनसर्टेनिटी मिनिमम है तो मोमेंटम में मैक्सिमम होगी, आया ना। अरे पोजीशन में अनसर्टेनिटी मिनिमम है मतलब तुमने एग्जैक्ट पोजीशन निकाल ली तो मोमेंटम क्या आएगा बेटा, रॉन्ग। यस और नो, तो डेल एक्स इंटू डेल पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, इसको बोलते हैं इक्वेशंस ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब देखो बेटा, मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो बेटा अगर तुम्हारे पास मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आ रही हो, किसकी वजह से आएगी बेटा, अरे इलेक्ट्रॉन का मास तो कांस्टेंट है, पता है अपने को, किसकी वजह से बेटा, v की वजह से। v में चेंज की उसको बोलेंगे डेल v। तो डेल v क्या है बेटा, अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी। डेल v क्या है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। ठीक है, तो बताओ बेटा डेल पी को क्या लिख सकता हूं, डेल पी को क्या लिखता हूं बेटा, m इंटू डेल वी ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। तो वेलोसिटी के टर्म्स में बेटा, अनसर्टेनिटी वेलोसिटी टर्म्स में क्या हो जाएगा इक्वेशन, डेल एक्स इंटू डेल वी ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई है। ये भी नोट डाउन करो। ठीक है, इन दोनों का मल्टी, सबको समझ में आया ना कि अगर अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मिनिमम होगा तो ये मैक्सिमम होगा, क्योंकि अनसर्टेन मिनिमम मैक्सिमम है, मिनिमम है मतलब तुमने एग्जैक्ट पोजीशन निकाल ली बेटा, तो मोमेंटम क्या आएगा, ज्यादा रॉन्ग आएगा ना। अरे देखो बेटा, अगर तुम एग्जैक्ट पोजीशन कब मिलेगी, जब तुम्हारे पास लेमडा क्या है, बहुत स्मॉल है, कम वेवलेंथ की लाइट तुमने यूज की है, राइट, तब तुम्हारे पास एग्जैक्ट पोजीशन आएगी। अब अगर वेवलेंथ बहुत कम है तो आने वाले फोटोन का मोमेंटम क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो जब वो इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेंगे तो ज्यादा मोमेंटम ट्रांसफर करेंगे, इसलिए तुम्हारे पास जो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम वो ज्यादा रॉन्ग आएगा। ये सुनो, डेल एक्स एंड डेल पी क्या है बेटा, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और ये अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। क्लियर, ओके। अब बेटा मैं तुम्हें एक चीज बोलता हूँ, ये उसका थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हुआ अपना, ये सुन, और यहाँ ये स्टेटमेंट समझ में तुम्हें ऑप्टिक्स के जनरल रूल के अकॉर्डिंग समझे। ये मैंने पूरा तुम्हें एक्सपेरिमेंटली समझाया कि देखो बेटा, जब कम वेवलेंथ की लाइट यूज करते हो तो एक डॉट आता है, मतलब एग्जैक्ट पोजीशन आई। लार्ज वेवलेंथ की लाइट यूज की तो एक डार्क सर्किल आया, तुम्हारे पास ब्लर पॉइंट आता है। ये सुनो, जिससे पता लगता है कि इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन अपने को नहीं मिलती। कि इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन निकालने के लिए अपने को क्या यूज करना पड़ेगा बेटा, स्मॉलर लैम्डा यूज करना पड़ेगा। मतलब लैम्डा कम है
तो अनसर्टेनिटी क्या हो जाएगी बेटा, कम, एग्जैक्ट पोजीशन मिलेगी। अगर ज्यादा वेवलेंथ की लाइट यूज करते हो तो पोजीशन में क्या हो जाएगी बेटा, अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी। हाँ या ना? ये मैंने पूरा तुम्हें एक्सपेरिमेंटली समझाया। थ्योरेटिकली अपन ऐसे भी समझ सकते हैं कि देयर इज अ जनरल लॉ ऑफ ऑप्टिक्स अकॉर्डिंग टू व्हिच इफ यू यूज लाइट टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट देन अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा या फिर ऑलमोस्ट इक्वल टू द लैम्डा। अब देखो बेटा, सही बात है ना कि अगर तुम कम वेवलेंथ की लाइट यूज करते हो तो अनसर्टेनिटी भी क्या आएगी बेटा, कम, एग्जैक्ट पोजीशन मिलेगी। यस और नो? ओके, अब देखना बेटा, मैं तुम्हें एक स्टेटमेंट दे रहा हूं कि जो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल है, जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, वो बोर्स मॉडल को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। इस मॉडल के बाद बोर्स मॉडल उसको कंप्लीटली फेल कर दिया गया। ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों? ये चीज तुम्हें समझनी है कि क्यों ऐसा, क्या लॉजिक्स उसने दिए। उसका स्टेटमेंट तो तुमको समझ में आया ना कि एक मूविंग इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम मतलब एग्जैक्ट वेलोसिटी एक ही बात है ना बेटा। अरे मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, मास तो कांस्टेंट है, एग्जैक्ट मोमेंटम नहीं निकाल सकते मतलब एग्जैक्ट वेलोसिटी नहीं निकाल सकते। तो बेटा मैं बोल सकता हूँ ना कि एक मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम साइमल्टेनियसली कैलकुलेट नहीं किए जा सकते। अगर पोजीशन एग्जैक्ट निकाल लें तो वेलोसिटी गलत आती है, मोमेंटम गलत आता है। हाँ या ना? दोनों को एक साथ नहीं निकाल सकते। नाउ कैसे ये बोर्स मॉडल को कॉन्ट्राडिक्ट करता है वो अपन समझते हैं। ओके, सबके पास पेन है? सबके पास पेन है ना बेटा? ओके, सब लोग अपना वीडियो ऑन करो। मैं भी ये पेन ले रहा हूं, मैं इस पेन को फेंक रहा हूं, ठीक है? तुम भी एक पेन को फेंकोगे ऐसे साइड में ऐसे, ठीक है? और तुम्हें उस पेन का ना पाथ ड्रॉ करना है। तुम्हें उस पेन का पाथ ड्रॉ करना है। जैसे मैंने पेन फेंका बेटा, ठीक है? कैसा पाथ था उसका? प्रोजेक्टाइल मोशन, ऊपर की तरफ गया फिर नीचे आ गया। हाँ या ना? तुमने बोला कि सर जो पेन मूव कर रहा है वो इस टाइप से मूव कर रहा है। तुम देख सकते हो पेन को फेंक के एग्जैक्टली कैसे मूव करेगा वो, ऐसे ऐसे गया ना पेन, ऐसे गया ना बेटा वो। हाँ या ना? तो तुमने इलेक्ट्रॉन का पाथ ड्रॉ कर दिया कि इलेक्ट्रॉन ऐसे, जो पेन है वो ऐसे गया है। हाँ या ना? मैंने पेन को फेंका और तुमसे पाथ पूछा तो तुमने पाथ ड्रॉ कर दिया कि सर ये पाथ है, ये पाथ है उस पेन का। तुम पाथ बता पा रहे हो, क्यों? क्योंकि तुमने डिफरेंट मोमेंट्स पे वो पेन जब मूव कर रहा था तो डिफरेंट मोमेंट्स पे तुमने उनकी पोजीशन देखी उस पेन की। आया ना? अरे कोई भी ऑब्जेक्ट, तुम बॉल फेंकते हो, बॉल कैसे गई, बॉल का पाथ बताओ, तुम ड्रॉ कर दोगे कि डिफरेंट पोजीशन पे तुम क्या देख रहे हो, उसकी पोजीशन देख रहे हो, और डिफरेंट मोमेंट्स पे तुम उसकी वेलोसिटी देख रहे हो, किस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है। हाँ या ना? अरे किसी ऑब्जेक्ट का अपन पाथ बता सकते हैं अगर डिफरेंट मोमेंट्स पे अपने को उसकी पोजीशन पता हो, उसकी वेलोसिटी पता हो। हाँ या ना? तो ये बोल सकता हूँ कि पाथ, एक ऑब्जेक्ट का पाथ हमेशा उसकी पोजीशन और उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। हाँ या ना? बोल सकता हूँ ना मैं वाली बात? ओके, तो ये बात तो तुम भी एग्री करते हो ना? अरे तुम पेन को फेंक के देख रहे हो, तुम पाथ कब बता पा रहे हो उसका कि तुमने डिफरेंट मोमेंट्स पे उसकी पोजीशन देखी है, किधर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है वो देखी है। हाँ है ना? तो एक ऑब्जेक्ट का पाथ बताने के लिए अपने को दो चीजें पता होनी चाहिए, एक तो उसकी वेलोसिटी और दूसरा क्या बेटा, उसकी पोजीशन। हाँ या ना? हेलो सर। अभी तुमने, एक सेकंड, अभी तुमने क्या पढ़ा है? अभी तुमने क्या स्टडी की है कि एग्जैक्ट पाथ एंड वेलोसिटी निकाल ही नहीं सकते साइमल्टेनियसली, कि अब यही तो बोलता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कि एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट वेलोसिटी साइमल्टेनियसली निकाल ही नहीं सकते। अगर दोनों तुम सही से नहीं निकाल सकते तो तुम सही पाथ भी नहीं बता सकते। मूविंग इलेक्ट्रॉन 2 मिनट चुप रहेगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूं, करता हूं ना तेरे डाउट क्लियर। देखो बेटा, समझ में आया ना कि एक मूविंग इलेक्ट्रॉन की अपन एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम नहीं बता सकते, नहीं बता सकते ना अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो अगर अपन एग्जैक्ट पोजीशन एंड वेलोसिटी सही से बता ही नहीं सकते तो क्या पाथ बता सकते हैं क्या? ओके, अब बोर ने क्या बोला था बेटा कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन सर्कुलर पाथ नोन एज ऑर्बिट। ऑर्बिट का कंसेप्ट किसने दिया था बेटा? बोर ने, कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं और उन सर्कुलर पाथ को नाम दिया था ऑर्बिट। हाइजेनबर्ग बोला कि देखो एक मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम एक साथ निकाल नहीं सकते, पाथ बताने के लिए दोनों जरूरी है। दोनों एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते सही थे तो इलेक्ट्रॉन का सही पार्ट डिफाइन ही नहीं किया जा सकता। तो मतलब क्या है बेटा जो उसने बात बोली, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस नोन एज ऑर्बिट, ये फर्स्ट लाइन थी उसकी।
तो बेटा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बाद बोर मॉडल्स फेल हो गया, ठीक है। ऑर्बिट का जो कंसेप्ट था वो भी एक्सपायर हो गया, मान लो। ऑर्बिट की जगह नया कॉन्सेप्ट एडॉप्ट किया गया बेटा, वो सा कंसेप्ट क्या बेटा, ऑर्बिटल। ऑर्बिट की जगह कौन सा कंसेप्ट आया बेटा, ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल किस पे बेस्ड था बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड था। मैं तुम्हें ऑर्बिटल का डेफिनेशन बता रहा हूं, अभी आगे अपन देखेंगे इस चैप्टर में क्या होती है। तो अभी किसी कोई पाथ वाथ की बात नहीं करते। पता है बेटा ऑर्बिटल क्या है, रीजन अराउंड द न्यूक्लियस, रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। क्योंकि हाइजेनबर्ग ने क्या बोल दिया था कि इलेक्ट्रॉन का पाथ तो अपन बता नहीं सकते, जो जिसने पहले बताया वो भी इम्पॉसिबल है। क्लियर है। तो बताओ ऑर्बिटल क्या होता है, रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ओके, समझ में आया तुम्हें कि कैसे हाइजेनबर्ग मॉडल बोर्स मॉडल को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। लिखो बेटा इसको, प्रिंसिपल समझ में आया तुमको, स्टेटमेंट। अभी अपन बात कर लेते हैं इक्वेशन का। तो अगर पोजीशन में अनसर्टेनिटी डेल एक्स है और मोमेंटम में अनसर्टेनिटी डेल पी है, तो क्या हो जाएगा बेटा तुम्हारे पास इक्वेशन अभी तुमने किया था, डेल एक्स इंटू डेल पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। यस ना। ओके, अगर तुम क्या करोगे बेटा, देखो ये हमेशा इन दोनों का मल्टीपल हमेशा एच अपॉन 4 पाई से बड़ा होगा। अगर तुम डेल एक्स को कम कर दोगे बेटा तो इंक्रीज कौन हो जाएगा, अगर अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कम है तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट में बोलूं बेटा कि अगर पोजीशन में अनसर्टेनिटी मिनिमम है तो मोमेंटम में मैक्सिमम होगी, और मोमेंटम में मिनिमम है तो पोजीशन में क्या होगी बेटा, मैक्सिमम अनसर्टेनिटी होगी। P इक्वल टू होता है बेटा mv, मास इनटू वेलोसिटी। तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम क्या हो जाएगा बेटा, अरे मास में तो अनसर्टेनिटी आ नहीं सकती, तुम्हें पता होता है। तो क्या बेटा, मास अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी। तो बेटा डेल पी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, m इंटू डेल वी, तो तुम्हें ये मिल जाएगा इक्वेशन। ये किसके टर्म्स में हो जाएगा, इन टर्म्स ऑफ अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बेटा, there is a general law of optics according to which if light is used to determine the position of an object then uncertainty in the position of object is plus minus lambda के इक्वल। ठीक है, कि अगर तुम कम वेवलेंथ की लाइट यूज करोगे तो क्या क्या अनसर्टेनिटी भी कम आएगी, तुम्हें एग्जैक्ट पोजीशन मिल जाएगी। तो एग्जैक्ट पोजीशन निकालने के लिए तुम स्मॉलर वेवलेंथ की लाइट यूज करो, बट उस अगर तुम स्मॉलर वेवलेंथ की लाइट यूज करोगे तुम्हें अनसर्टेनिटी तो कम आ जाएगी, एग्जैक्ट पोजीशन मिल जाएगी, लेकिन मोमेंटम रॉन्ग क्यों आएगा, उसका पूरा लॉजिक यहाँ पे मैं एक्सप्लेन भी कर दिया और नोट्स में भी रिटर्न, पढ़ो इसको। हेलो सर। हाँ नो, सर मुझे अभी भी नहीं समझा कि सर ये एच अपॉन 4 पाई कैसा है सर, वो इक्वेशन में इसका हाइजेनबर्ग का। इक्वेशन तो उसने डिफाइन किया ना बेटा कैलकुलेट करके पूरा, समझा ना, वो इक्वेशन तो उसने दिया था कैलकुलेट करके, ये रिलेशन कि हमेशा इनका मल्टीपल वो h अपॉन 4 पाई से बड़ा आएगा। ठीक है, हाँ सर। उससे उस इक्वेशन तो ये चीज समझ सकता है ना कि अगर डेल एक्स कम है, देखो उसका मल्टीपल हमेशा h अपॉन 4 पाई से बड़ा है, तो अगर एक को कम कर दिया दूसरा बढ़ना चाहिए। वहां से पता लग रहा है ना अपने को कि डेल एक्स कम हुआ तो डेल पी बढ़, हाँ और थ्योरेटिकली ऐसा क्यों हो रहा है उसका लॉजिक मैंने यहाँ पे दिया है तेरे को, ये रीड कर देखते हैं। ये चीज समझ में आई बेटा तुमको कि एक ऑब्जेक्ट का पाथ बताने के लिए तुम्हें डिफरेंट मोमेंट्स पे उसकी पोजीशन और मोमेंटम दोनों पता होने चाहिए, पोजीशन और मोमेंटम दोनों पता होने चाहिए। हाइजेनबर्ग के अकॉर्डिंग हम दोनों साइमल्टेनियसली कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। ठीक है, दोनों अपन साइमल्टेनियसली कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, इसका मतलब क्या है बेटा, अगर दोनों साइमल्टेनियसली तुम एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर सकते तो तुम इलेक्ट्रॉन का पाथ भी डिफाइन नहीं कर सकते। जबकि बोर ने इलेक्ट्रॉन का पाथ क्या बोला था बेटा, सर्कुलर पाथ, जिसको नाम दिया था उसने ऑर्बिट। ऑर्बिट वाला कंसेप्ट क्या हो गया बेटा, फेल हो गया। नया कंसेप्ट जो है वो क्या है बेटा, ऑर्बिटल, जो किस पे बेस है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन पे। अगर मैं तुम्हें डेफिनेशन बताऊं बेटा तो क्या हो जाएगी, ऑर्बिटल की डेफिनेशन। अब कोई पाथ वाथ नहीं बोला बेटा, कोई ऐसे शेप भी नहीं दिया कि सर्कुलर पाथ होता है, ऐसा कुछ नहीं। रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इज नोन एज ऑर्बिटल। ओके, ऑर्बिटल क्या है क्या नहीं है इसको अपन इन डेप्थ स्टडी करेंगे बेटा। उससे पहले तुम एक क्वेश्चन देखो ये वाला, ठीक है, रीड देखो इस क्वेश्चन को, हम सोल्व करते हैं फिर इसको। देखो बेटा सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को अपन।
कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन ए वेलोसिटी ऑफ ए बॉल ऑफ मास 132 upon pi gram if uncertainty in the position is 1 angstrom. तुम्हें अनसर्टेन पोजीशन डेल एक्स की वैल्यू कितनी दी है बेटा 1 एंगस्ट्रम, जो कि मीटर में कितनी हो जाएगी बेटा 10 माइनस। अपन ना हर एक फॉर्मूले में हर एक पैरामीटर को एसआई यूनिट में पुट करेंगे, जिससे अपने पास आंसर भी किसमें आएगा बेटा एसआई यूनिट में। ओके, अब देखना तुम लोग कि अपने पास फॉर्मूला क्या होता है डेल एक्स इंटू डेल वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। अपन जनरली क्या निकालते हैं बेटा मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, अपने को इक्वल वाला साइन लेना है, अपने को इक्वल वाला साइन लेना है। तो यहाँ से डेल वी कितना हो जाएगा बेटा एच अपॉन 4 पाई एम इंटू डेल एक्स। वेट तुम्हें कितना दिया बेटा 132 अपॉन पाई ग्राम, किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे बाई मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -3। इस फॉर्मूले में मैंने एच की वैल्यू पुट कर दी, ये एच हो गया। ये देखो बेटा एम कितना आएगा 132 अपॉन पाई, तो पाई से पाई कैंसिल आउट, तो यहाँ पे 132 किलोग्राम में कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -3, और मैंने एक्स की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। ओके, अब देखना बेटा ये ऊपर हो गया 10 टू द पावर -34, ये 10 टू द पावर -3 एंड 10 टू द पावर -10 कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -13, ऊपर से क्या हो जाएगा बेटा ये प्लस हो जाएगा। अरे 10 टू द पावर -13 ऊपर से पॉजिटिव हो जाएगा ना बेटा, तो 10 टू द पावर -34 प्लस 13 कितना बचेगा तुम्हारे पास 21। 10 टू द पावर कितना बच जाएगा ऊपर 10 टू द पावर -21। ओके, इस पूरी को अगर तुम सोल्व करते हो ना तो फाइनल आंसर होता है तुम्हारे पास बेटा 2.5 इंटू 10 टू द पावर -23 मीटर पर सेकेंड। मैं तुम्हें एक चीज समझाना चाहता हूँ बेटा, यहाँ पे तुम ध्यान से ना बेटा, तुम ध्यान से अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी की वैल्यू देखो, देख रहे हो, देखो बेटा पोजीशन में अनसर्टेनिटी कितना है 10 टू द पावर -10 मीटर, बहुत कम है ना। अरे एरर बहुत कम है ना, डेल एक्स की वैल्यू देख लो 10 टू द पावर -10 कम, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन बहुत कम है, और तुम देख रहे हो बेटा अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी भी बहुत कम है। दोनों ऐसा हो सकता है क्या बेटा, पता है बेटा क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये जो इक्वेशन है ना सिर्फ किसके लिए सिग्निफिकेंट है ओनली विद द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। अभी वो भी प्रूव करके दिखा दूंगा, ध्यान से सुनना बेटा। जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का जो इक्वेशन है ओनली सिग्निफिकेंट फॉर द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। मैक्रोस्कोपिक जिनका बड़ा मास है बेटा उनके लिए अगर तुम कैलकुलेट करते हो तो देखा तुम लोगों ने बेटा क्या इसकी सिग्निफिकेंस इस वैल्यू की, इस वैल्यू की कोई प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ही नहीं है, तो ओनली सिग्निफिकेंट फॉर द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। अब तुम्हें ना बेटा मैं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए भी कैलकुलेट, ये मैक्रो के लिए तुमने देखा बेटा सिग्निफिकेंट नहीं है, क्या माइक्रो के लिए सिग्निफिकेंट है, चेक करते हैं। If calculate the uncertainty in the velocity of electron if uncertainty in the position of 0.33 picometer, del x कितना दिया बेटा तुम्हें 0.33 पिकोमीटर, पिकोमीटर का मतलब 10 टू द पावर -12 मीटर, मतलब del x क्या है बेटा तुम्हारे पास बहुत कम है ना। अरे अनसर्टेनिटी इन पोजीशन बहुत कम है, मतलब तुमने एग्जैक्ट पोजीशन निकाल दी है। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन बहुत कम है, इट मींस तुमने एग्जैक्ट पोजीशन निकाल दी है। ये 10 टू द पावर -12 बहुत कम नंबर है ना बेटे, तो तुमने मान लो अनसर्टेनिटी इतना कम है मतलब तुमने एग्जैक्ट पोजीशन निकालनी है, एग्जैक्ट पोजीशन उसकी बता दी क्योंकि अनसर्टेनिटी बहुत कम बता रहे हो। अब देखो बेटा डेल एक्स इंटू डेल वी अपॉन एच अपॉन 4 पाई एम, तो डेल वी कितना हो जाएगा यहाँ से एच अपॉन 4 पाई एम इंटू डेल एक्स, एच की वैल्यू डाल दी 4 पाई हो गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31, और ये मैंने डाल दी अनसर्टेनिटी द पोजीशन। देखो बेटा अनसर्टेनिटी वेलोसिटी कितनी ज्यादा आ रही है 10 टू द पावर +8, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन तुमने कम कर दी, मतलब तुमने ऑलमोस्ट एग्जैक्ट पोजीशन निकाल ली। अगर तुम पोजीशन में अनसर्टेनिटी बहुत कम ले रहे हो, देख लो बेटा मोमेंटम में कितनी हाई आ रही है, समझ में आया यस और नो। तो जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का जो इक्वेशन है किसके लिए सिग्निफिकेंट है ओनली फॉर द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। यहां से देखो रिलेट कर सकते हो तुम, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में अनसर्टेनिटी काफी कम थी, पोजीशन में अनसर्टेनिटी काफी कम थी तो लेकिन मोमेंटम में देख रहे हो कितनी हाई आ रही है, मतलब अगर पोजीशन तुम एक्यूरेटली निकाल लोगे, पोजीशन में अनसर्टेनिटी कम कर दोगे तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी, मोमेंटम रॉन्ग आएगा। ये तो उसका स्टेटमेंट था बेटा, वो तुम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से भी देख सकते हो। तो हाइजेनबर्ग इक्वेशन ओनली सिग्निफिकेंट फॉर द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, क्लियर ओके। नाउ द न्यू फॉर्म ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसके दो फॉर्म तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो, कौन कौन से बेटा डेल एक्स इंटू डेल पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4h अपॉन 4 पाई, और दूसरा कौन सा था बेटा वेलोसिटी वाला h अपॉन 4 पाई एम। ओके, ये फॉर्म समझने के लिए बेटा देखो फोर्स क्या होता है बेटा रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, फोर्स क्या होता है
रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, फिजिक्स में पढ़ा है तुम लोगों ने, dp बाई dt, p क्या है मोमेंटम, तो फोर्स होता है बेटा रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, और f डॉट dx वर्क डन, या मैं बोलूं एनर्जी, इक्वल टू होता है क्या बेटा f डॉट dx, dx क्या है बेटा डिस्प्लेसमेंट, f क्या है बेटा फोर्स। ठीक है, ये दोनों ही फॉर्मूले तुमने फिजिक्स में पढ़े हैं। ठीक है, तो देखो उसका नया फॉर्म जनरेट करते हैं अपन, जो कि अनसर्टेनिटी इन एनर्जी के टर्म्स में होने वाला है। तो डेल p इंटू डेल एक्स एच अपॉन 4 पाई, अगर इधर में इस वाले एक्सप्रेशन को बेटा अगर डेल टी से अनसर्टेनिटी इन टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं और अनसर्टेनिटी टाइम से डिवाइड कर दूं, कोई दिक्कत, एक ही बात है बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन देखना बेटा डेल पी अपॉन डेल टी, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या बन गया फोर्स, तो क्या इक्वेशन आएगी तुम्हारे पास, डेल टी मल्टीप्लाई बाई एफ डॉट डीएक्स, बेटा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया एनर्जी। तुम्हारे पास क्या इक्वेशन आएगी बताओ बेटा, uncertainty in the time multiplied by uncertainty in the energy is greater than or equal to h upon 4 pi। ठीक है, फटाफट नोट करो ये, uncertainty in energy multiplied by uncertainty in time is greater than or equal to h upon 4 pi। ये एग्जांपल बहुत ही सिंपल है, a microscope using suitable photons is employed to locate an electron in an atom। तुम एक माइक्रोस्कोप को यूज कर रहे हो जिस जो फोटोन अप्लाई कर रहा है बेटा, किसके लिए, एक एटम में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन निकालने के लिए। तो क्या बेटा, टू लोकेट द इलेक्ट्रॉन इन एटम विद इन ए डिस्टेंस ऑफ 0.1 एंगस्ट्रॉम। बेटा तुम्हारा जो माइक्रोस्कोप है वो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन किसमें बताया, विद इन 0.1 एंगस्ट्रॉम। तो ये 0.1 एंगस्ट्रॉम क्या हो गया तुम्हारे पास बेटा, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कितना हो गया तुम्हारे पास 0.1 एंगस्ट्रॉम। ओके, व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन्वॉल्वड इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी। तुम्हें पोजीशन में अनसर्टेनिटी गिवन है और वेलोसिटी में निकालनी है, सिंपली फॉर्मूला पुट किया बेटा, h की वैल्यू डाल दी, 4 पाई पता है तुम्हें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डाल दिया, डेल्टा x कितना हो जाएगा बेटा 0.1 एंगस्ट्रॉम, मतलब 0.1 × 10⁻⁻10 मीटर। तो यहां से तुम्हें क्या मिल जाएगी बेटा, अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी। ओके, और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो भी देख लेते हैं। एक एग्जांपल गिवन है जिसको तुम मुझे सोल्व करके बताओगे। एग्जांपल क्या है बेटा, एक गोल्फ बॉल हैज मास ऑफ 40 ग्राम, मास कितना दिया बेटा तुमको 40 ग्राम दिया है। ओके, एंड स्पीड ऑफ 45 मीटर सेकंड, एंड स्पीड ऑफ 45 मीटर पर सेकंड। देखो बेटा तुम्हें अनसर्टेन वेलोसिटी नहीं दिया है, स्पीड दिया एग्जैक्टली, तो v कितना हो गया तुम्हारे पास 45 मीटर पर सेकंड। आगे क्या बोल रहा है बेटा, if the speed can be measured within accuracy of 2%, तो 2% एरर है बेटा उसमें क्या, v जो तुम्हें दिया है बेटा 45 मीटर पर सेकंड उसने मेजर किया है, वो एक्यूरेसी के साथ नहीं किया है बेटा, उसमें 2% का गड़बड़ है। ओके, तो डेल वी कैसे निकालोगे बेटा, तुम्हें v गिवन और तुम्हें बोल दिया कि उसकी एक्यूरेसी विद इन 2% है, तो डेल वी कितना हो जाएगा बेटा 45 का 2%, 45 इंटू 2 डिवाइड बाई 100। अब क्या तुम कैलकुलेट कर सकते हो बेटा, अनसर्टेन इन पोजीशन, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, डेल एक्स इंटू डेल वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम। ध्यान रहे बेटा सब कुछ ऐसा यूनिट में पुट करना है, तो मास तुम्हें केजी में पुट करना है और डेल वी तुम्हारे पास, ये समझ में आया ना बेटा कि तुम्हें कोई 45 मत पुट कर देना डेल वी, वरना आंसर गलत आएगा। क्या बोला है बेटा कि 45 उसका स्पीड है, लेकिन उसमें कितना परसेंट का एक्यूरेसी है, ओनली 2%, तो उसका 2% निकाल के फिर पुट करो डेल वी यहाँ पे, तो फाइनल आंसर क्या आता है कैलकुलेट करो। अरे v गिवन था 45 मीटर पर सेकंड, लेकिन इसमें 2% की इनएक्यूरेसी थी, तो डेल वी कितना हो जाएगा 45 इंटू 2 डिवाइड बाई 100, उसकी वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास 0.9। फॉर्मूले में डेल वी पुट कर दिया, मास ग्राम में गिवन था, किलोग्राम में पुट करेंगे अपन। ठीक है, तुम्हें पता है बेटा डेल एक्स डायरेक्टली तुम्हारे पास मीटर में आ जाएगा, कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा बेटा, ये 1.4 इंटू 10⁻⁻, इसके आसपास आएगा बेटा 10⁻33 ग्राम, सॉरी मीटर। ठीक है, तो तुम ऐसे आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, कैलकुलेशन है, बाकी इसमें फॉर्मूला पुट करना था बस। सर मुझे 1.8